everyone, welcome back to the channel. Today we are going to start chapter first of unit 1 from Indian economic development, that is Indian economy on the eve of independence. हमारी इकोनॉमी कैसी सिचुएशन में थी, क्या हमारी इकोनॉमी में चेंजेस आए in different sectors on the eve of independence. So that we will study in this following chapter, children. Let me tell you, children, this is the first unit of Indian economic development, and the complete unit carried 12 marks, in which we have 3 chapters according to the NCERT. So we are starting with the first chapter, and these are the following contents of this chapter: low level of economic development under the colonial rule, agriculture sector under the British colonial rule, industrial sector during the British colonial rule, India's foreign trade, India's demographic condition, occupational structure, infrastructure development in India under the colonial regime. So these are the following contents we will study, children, in this following chapter. So let me start with the first topic: low level of economic development under the colonial rule. Children, as we know that till now you are studying that agriculture is the main source of livelihood. So at that time also agriculture was the main source of livelihood for most of the people. बहुत सी हमारी जो टोटल जो पॉपुलेशन थी उसका लगभग जो पार्ट था वो एग्रीकल्चर के ही काम में लगा हुआ था, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के काम में था. कंट्री की जो इकोनॉमी थी हमारी वो किस चीज़ से करेक्टराइज थी? वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़. कौन सी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़? स्पेशली आर इंडिया was well known for its handicraft industries. क्या काम किया जाता था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का काम था हमारी इकोनॉमी, हमारी इंडिया के अंदर, स्पेशली इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क्स. ये सब काम हमारी इकोनॉमी में किए जाते थे. सो इंडिया इज़ वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. What I said before the advent of British rule, agriculture was the main source of livelihood and India was well known for its handicraft industries. So these products enjoyed a wide world market. हम ये जो प्रोडक्ट्स थे, कॉटन, सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल्स, प्रीशियस स्टोन वर्क्स, ये जो हाथ से काम किए जाते थे, हाथ से बुनाई, कढ़ाई, ये सब कामों का काम, ये सब चीज़ों का काम था हमारे इंडिया के अंदर. इसका बहुत अच्छा काम था इंडिया के अंदर. प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी थी. लेबर को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, इनकम भी जनरेट होती थी, लेकिन चीज़ें महंगी होती थी. क्यों? क्योंकि वो हाथ से काम किया जाता था, मशीन्स का यूज़ नहीं होता था ना, काम करने में टाइम लगता था, धीरे धीरे होता था, बहुत सफाई से, बहुत अच्छा होता था, बहुत हाई स्टैंडर्ड के क्राफ्टमैनशिप्स होती थी वहाँ पे. जो काम करने वाले लोग थे उनका स्टैंडर्ड अच्छा था. स्टैंडर्ड मीन्स वो बहुत अच्छे से सफाई से काम करते थे, ठीक है, और बहुत ही क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया जाता था. तो रेपुटेशन बहुत अच्छी थी और क्राफ्टमैनशिप का स्टैंडर्ड बहुत ही बढ़िया था. सो नाउ फोकस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया. क्या फोकस रहा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का? फोकस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज़, क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रही कॉलोनियल गवर्नमेंट की इंडिया के अंदर? as concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their home country than the development of the Indian economy. जो इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यू की गई कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा वो कंसर्न थी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी अपनी होम कंट्री की प्रोटेक्शन और उसकी प्रमोशन के लिए, यानी अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे. जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे थे, जो भी इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट की जा रही थी, वो सब अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए की जा रही थी, ना कि इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए. वो अपनी कंट्री की डेवलपमेंट चाह रहे थे, अपने पर्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट चाह रहे थे. वो कोई इंडिया की डेवलपमेंट नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनका मोटिव था हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस को ख़त्म करना, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन इंडिया की ज़्यादा हो रही थी, इंडिया की इनकम जनरेट हो रही थी, और जो हमारा फॉरेन पार्ट था उनकी इनकम जनरेट नहीं हो रही थी. तो उन लोगों ने जो हैंडीक्राफ्ट का काम था उसे ख़त्म करने की पूरी तरह से कोशिश की. तो क्या इम्पैक्ट रहा उन पॉलिसीज़ का हमारी इंडियन इकोनॉमिक के ऊपर? जो पॉलिसीज़ इस गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट ने अपनाई, जो ब्रिटिशर्स ने अपनाई, उन पॉलिसीज़ का हमारे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा? सबसे पहली बात, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं हम. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि ये जो पॉलिसीज़ लाई गई, जो इसका एक फंडामेंटल चेंज आया हमारी इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के ऊपर. क्या फंडामेंटल चेंज था? The aim is transforming the country into supplier of raw material and consumer of finished industrial products from Britain. जो रॉ मटेरियल इंडिया प्रोवाइड कर रहा था, सो दे आर ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल ओनली एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन.
व्हाट आई वांट टू से कि जो इंडिया था जो पहले हाथ से चीज़ों को बना रहा था, अब इंडिया का काम था रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, इंडिया से रॉ मटेरियल ख़रीदा जा रहा था और इंडिया को कहा जा रहा था कि वो फिनिश प्रोडक्ट्स ब्रिटेन से ख़रीदे। तो इंडिया का बना माल मार्केट में नहीं बिक रहा था, उसकी डिमांड कम कर दी गई थी, उसे ख़त्म कर दिया गया था और वो चाह रहे थे कि इंडिया प्रोडक्ट ना बनाए, सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे और बना हुआ माल ब्रिटेन से ख़रीदा जाए। और वो फॉरेनर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, अपने प्रोडक्टिविटी को सस्ते दामों पे इंडियन मार्केट में बेच रहे थे ताकि इंडिया के जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वो बिल्कुल ना बिकें, वो मार्केट में सेल बिल्कुल भी ना, उनकी प्रोडक्टिविटी हो ही ना बिल्कुल भी। तो उनका ये मोटिव था। तो दे हैव अडॉप्टेड द पॉलिसी। व्हाट वाज इट इम्पैक्ट? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि इंडिया रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया और कंज्यूमर बन गया फिनिश प्रोडक्ट्स का ब्रिटेन से। सो दिस कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी sincere attempt to estimate India's national income और per capita income। मतलब इस ब्रिटिशर्स ने कोई ऐसा अटैम्प्ट नहीं किया कि इंडिया की नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम को प्रॉपरली एस्टिमेट किया जा सके। दे नेवर मेड एनी attempt for the estimation of national income or per capita income. But there are some notable economists, that is the important question children for 1 mark can be asked और अभी इस साल पूछा भी गया है। Some notable economists who estimated India's national income and per capita income were, कौन है वो लोग? So these are the important names children. दादा भाई नरोजी, VKRV Rao, I repeat दादा भाई नरोजी, VKRV Rao, William Digby, Findlay Shiraz and RC Desai. So these are the certain names. I repeat, this is the question for 1 mark, very important. अभी लास्ट जो अभी आपके एग्जाम्स हुए थे बोर्ड के, उनमें पूछा गया था कि कौन था वो जिसने नेशनल इनकम का एस्टिमेशन किया, किसी एक इकोनॉमिस्ट का नाम बताओ। सो यू कैन गिव दादा भाई नरोजी, VKRV Rao, William Digby, Findlay Shiraz and RC Desai. These are the certain names. How many I told you? 1 2 3 4 5 names. So there is an important point. Only VKRV Rao was the one whose estimates were significant, जिसके estimate important थे। बाकी सब ने जो estimation लगाया वो बहुत ज़्यादा proper, sincere नहीं कह सकते, proper नहीं कह सकते। तो इनके ऊपर जब स्टडीज़ की गई तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि जो ग्रोथ रेट थी एग्रीगेट रियल जीडीपी की, द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीगेट रियल जीडीपी, 1 मार्क क्वेश्चन चिल्ड्रन, लेस देन 2% पर ईयर। कितनी थी? लेस देन 2% पर ईयर। लेकिन जो पर कैपिटा रियल जीडीपी थी, एग्रीगेट रियल जीडीपी लेस देन 2% पर ईयर एंड per capita real GDP was about 0.5% per year. So that is the estimation of GDPs. So this is the first topic children completed, low level of economic development. Let's move to the next. Before we will move to the next, there is an important question. What was the sole purpose of the British colonial rule in India? क्या sole purpose था? So what will be the answer you will give for this question? The sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material supplier. ठीक है, to reduce the country to being a raw material supplier for Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base, कि वो सिर्फ raw material प्रोवाइड कर रहा है, जो इंडस्ट्रियल का काम था, जो प्रोडक्शन का काम था, वो ब्रिटेन के पास चला गया था। इंडिया का काम से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना रह गया था। सो देयर इज अ important the name of a textile industry which is in Bengal children. What about it? Muslin is a type of cotton textile which had its origin in Bengal. मसलिन एक तरह का टेक्सटाइल, एक टाइप का कॉटन टेक्सटाइल था जिसका ओरिजिन हुआ बंगाल के अंदर and in around Dhaka, now the capital city of Bangladesh, which is known as Deccan muslin, had gained worldwide फेम एज एन एक्विजिट टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। मसलिन एक तरह का बहुत अच्छा टेक्सटाइल है और उसमें एक नया नाम निकाला गया, दैट इज़ डेकाई मसलिन, जिसने बहुत ज़्यादा जो फेमस हो गया, वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया एज अ कॉटन टेक्सटाइल के रूप में। एंड द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन वॉज कॉल्ड मलमल। एक फाइनेस्ट क्वालिटी आती है मसलिन की जिसको हम मलमल कहते हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो हमारे, समटाइम्स क्या होता है जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं, रेफ़र करते हैं, जिसको वो कहते हैं ये एक फाइनेस्ट वैरायटी है बेटा मसलिन की, मलमल। तो मलमल जो है फॉरेन ट्रैवलर्स द्वारा भी यूज़ की जाती है, उन्होंने इसको नाम दिया मलमल शाही, या हम कह सकते हैं मलमल खास। ठीक है, जो पहनते एकदम बॉडी पे फिट हो जाती है, एक रॉयल लुक देती है, अपनी रॉयल्टी को शो करती है, जिसको हम मलमल कहते हैं। सो दैट इज़ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल वेयर मसलिन इज़ अ टाइप ऑफ cotton textile. It is a kind of cotton textile and its origin is in Bengal. Clear? And Deccan muslin has gained worldwide fame as an exquisite type of cotton textile. And the finest variety of muslin
was called as Malmal Shahi or Malmal Khas, which is Malmal as a content or as a type of cotton textile which is used by the foreign travelers, which can be wear easily. When it will be worn, it can be fit on your body very easily, and it gives royal look, so it shows its royalty by nature. Okay, let's move to the next sector, that is एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. अभी हमने बात की जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा थी. हमारी कंट्री की जो 85% पॉपुलेशन है वो लगभग विलेजेस में रह रही थी. कहाँ रह रही थी? विलेजेस में. एंड डिराइव लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर. जब हम कह रहे हैं 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, वहाँ की पॉपुलेशन विलेजेस में रह रही थी, तो वो किसके ऊपर डिपेंड थी? यानी अगर 85% जनसंख्या अगर हमारी पॉपुलेशन कंट्री की विलेज में रह रही है तो ऑब्वियसली वो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है. और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वहाँ एग्रेरियन रिलेशनशिप थे, झगड़ालू टाइप के रिलेशनशिप थे, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आ गया था. ठीक है, तो उसमें क्या था, जो हमारा जो फंक्शनिंग थी, जो एग्रीकल्चर की फंक्शनिंग थी, वो ज़्यादा किसके हाथ में थी? बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के हाथ में, ज़मींदारों के हाथ में थी. तो इन कॉलोनियल जो हमारी पार्टी आई, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए थे जिसके चलते हमारा इंडियन एग्रीकल्चर काफ़ी पीछे चला गया था. और मोर ओवर पीपल डू सस्टेनेंस फार्मिंग. सस्टेनेंस फार्मिंग क्या होती है? अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए की गई फार्मिंग, जहाँ सिर्फ उतनी खेती बाड़ी की जाती है जिससे घर का गुजारा हो सके, अपनी फैमिली का वो लोग सर्वाइवल कर सकें. इट बियर स्टैग्नेशन एंड डिटोरेशन. स्टैग्नेशन, रुकावट आ गई, स्थिरता आ गई एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो अब सिर्फ उतनी हो रही थी कि सिर्फ फैमिली का सर्वाइवल हो रहा था, उतनी नहीं हो पा रही थी कि मार्केट में बेचें, उसे प्रॉफिट अराइज करें. तो एक स्टैग्नेशन पॉइंट आ गया था. तो हम पढ़ते हैं अब कि क्या कॉजेज़ थे, क्या रीजंस थे स्टैग्नेशन के, या मैं कहूँ लो प्रोडक्टिविटी के. सबसे पहले हम बात करते हैं ज़मींदारी सिस्टम की, या मैं कहूँ रेवेन्यू सेटलमेंट्स कैसे की जा रही थी. जैसे कि हमने पढ़ा भी है बेटा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, बड़े बड़े ज़मींदारों का बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि जो छोटे मोटे फार्मर होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता इन्वेस्ट करने को, नए हाई वैरायटी सीड्स खरीदने के लिए, नए पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता. तो वो लोग क्या करते हैं, या तो बड़े बड़े ज़मींदारों से, लार्ज फार्मर से पैसा लेते हैं, फिर काम करते हैं, क्योंकि बैंक से अगर लोन लेते हैं तो उनके पास कुछ गिरवी रखने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है. लेकिन बड़े बड़े ज़मींदारों से लेते हैं, उन्हें कुछ सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई रहता है. लेकिन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनके ऊपर हाई चार्ज किया जाता है वो पे करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है. समटाइम उनके बीच में एक डिसीज़न, एक पार्टनरशिप हो जाती है. इस तरह की हो जाता है, एक डिसीज़न ले लिया जाता है, एक बीच का रास्ता निकालते हैं वो लोग कि जो भी प्रोडक्टिविटी आएगी उसका कुछ हिस्सा उन्हें देना पड़ेगा, ज़मींदारों को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, या जो भी इनकम आएगी उसका कुछ हिस्सा एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट लगा लो, या छोटा सा एक पार्ट ऑफ इनकम सिर्फ फार्मर रखेगा, बाकी सारा बड़े बड़े ज़मींदारों को दे देगा. तो वो तभी तो स्टेग्नेशन आ गई, रुकावट आ गई, प्रोडक्टिविटी कम होने लगी, क्योंकि फार्मर को लगा कि अगर उसे सारा प्रोडक्टिविटी करके ज़मींदारों को ही देनी है, इससे बेटर वो अपने घर में रह के थोड़ी सी जगह पे अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए काम करे, क्यों किसी के बड़े बड़े ज़मींदारों के अंडर काम करके उनके नीचे काम करे. तो इन सिचुएशंस में आने के बाद समटाइम फार्मर्स कमिट सुसाइड ऑल्सो, क्योंकि लॉस होने लगता है, प्रोडक्टिविटी हो नहीं पाती है, मार्केट में बिकता नहीं है माल, और बड़े बड़े ज़मींदारों का पैसा वापस नहीं कर पाते, तो वो लोग अपने आप ही सुसाइड कमिट करते हैं. सो दैट्स वाई वी गॉट द सिचुएशन एज स्टेग्नेशन और लॉ प्रोडक्टिविटी इन द इंडियन इकोनॉमी. तो ये ज़मींदारी सिस्टम का क्या था, इसमें क्या उन्होंने किया, जो भी प्रॉफिट आता था एग्रीकल्चर सेक्टर थे वो सारा ज़मींदारों के पास चला जाता था, इंस्टेड ऑफ द फार्मर्स जो कल्टीवेट करते थे लैंड को, उनके पास कुछ नहीं जाता था, सारा का सारा फ़ायदा चला जाता था ज़मींदारों के पास. तो एग्रीकल्चर की सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही थी, और ज़मींदारों का जो इंटरेस्ट रहता था वो ज़्यादा से ज़्यादा रेंट कलेक्शन में रहता था, कि जितना ज़्यादा हो सकता है रेंट कलेक्ट कर ले. लेकिन एक जो इकोनॉमिक कंडीशन थी ना हमारी इकोनॉमी की, जो एग्रीकल्चर की जो सिचुएशन बन रही थी वो बहुत ही ख़राब होती चली जा रही थी डे बाय डे. लेकिन जो हमारे फार्मर्स थे वो टेंशन में डूबते चले जा रहे थे कि दूसरे के अंडर काम करना है, खुद के हाथ में कुछ आ नहीं रहा है. वो फिर भी एक कल्टीवेटर बन के रह गए, फार्मर बन के रह गए, वो भी छोटे स्मॉल फार्मर बन के रह गए. तो जो रेवेन्यू सेटलमेंट था उसके लिए ये ज़मींदार भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जो अपना एक एटीट्यूड लेके चलते थे. किस चीज़ की? वो एक फिक्सेशन करके चलते थे कि कब उन्हें डिपॉजिट करना है, जो पैसा आएगा कौन सी फिक्स डेट को उन्हें देना है, कितना पैसा दिया जाएगा, कब उन्हें वापस करना है, क्या उन्हें साथ में उसके साथ एडिशन करके देना है, वीट प्रोवाइड करनी है, क्या नहीं देना. तो इस चीज़ में क्या था, लार्ज एक्सटेंट पे क्या हो रहा था, जो रेवेन्यू सेटलमेंट थी उसके लिए ज़मींदार रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि वो एक एटीट्यूड अडॉप्ट कर रहे थे. अभी मैं एग्जांपल बताती हूँ, लाइक डेट फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स, फेलिंग विच द ज़मींदार्स वर टू लूज देयर राइट्स.
उससे क्या था कि ज़मींदार अपने राइट्स में ख़राब हो रहे थे, अपने राइट्स को ख़राब भी कर रहे थे, उसमें फेल होते चले जा रहे थे। उसका नुकसान किसको हो रहा था? सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इंडियन एग्रीकल्चर को नुकसान हो रहा था। तो इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेट हो रही थी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं लैक ऑफ इरीगेशन एंड लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव नहीं है इकनॉमी के अंदर, टेक्नोलॉजी लेवल डाउन है, अच्छी इरीगेशन फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, फर्टिलाइज़र का यूज़ को नेगलेक्ट किया जाता था। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो रहा था? कल्टीवेटर रिस्पॉन्सिबल हो रहा था, क्योंकि अच्छी इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं, फर्टिलाइजर्स को प्रॉपरली कैसे यूज़ करना है पता नहीं है, टेक्निक का पता नहीं है और अवेलेबल नहीं है उनके पास अच्छी टेक्निक्स या फर्टिलाइजर्स। तो उससे क्या हो रहा था कि प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम जा रही थी। सो दिस इज़ द एविडेंस ऑफ रिलेटिवली higher yield of cash crops in certain areas of the country due to commercialization of agriculture। तो उससे क्या होने लगा, जो हमारे बड़े बड़े फार्मर्स थे वो ये चाह रहे थे कि बजाय कि हम प्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए करें या फिर प्रॉफिट के लिए करें, हमारा जो बिज़नेस था वो कमर्शलाइजेशन कर दिया गया, एग्रीकल्चर को भी कमर्शलाइज कर दिया गया। यानी कि जो नॉर्मल क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी की जा रही थी, जिसको हम ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी कह देते हैं, तो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स मीन जहाँ प्रोडक्टिविटी प्रॉफिट मोटिव से की जा रही है, बिजनेस पर्पज से की जा रही है, बाहर बेचने के लिए की जा रही है, इंस्टेड ऑफ सस्टेनेंस फार्मिंग यू कैन से। तो अब प्रोडक्टिविटी कैश क्रॉप्स में कन्वर्ट हो गई। अब ये कैश क्रॉप्स क्या हैं? जहाँ प्रोडक्टिविटी प्रॉफिट के पर्पज से की जा रही है कि जितना ज़्यादा मार्केट में एग्रीकल्चर क्रॉप बिकेंगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो उन्हें हम कमर्शियल क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स भी कहते हैं। जैसे कि कॉफ़ी, कोको, टी, शुगर केन, कॉटन, स्पाइसेस, इन सब की प्रोडक्टिविटी हो रही थी और अपने इंडिया से बाहर जा रही थी। किस लिए जा रही थी? प्रॉफिट के लिए। तो यानी अपने इंडिया के पास क्या बच रहा था? कुछ नहीं, सारा प्रोडक्टिविटी बाहर ब्रिटिशर्स के पास जा रही है, उनकी कंट्रीज़ में दी जा रही है। हमें पता भी है कि हमारी कंट्री से ये सब चीज़ें बाहर बेची जाती हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाती हैं। सो दैट इज़ हमारी कंट्री को नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री के जो फार्मर्स हैं वो किस चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं? फूड क्रॉप्स की बजाय कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्लियर? खुद के पेट भरने के लिए प्रोडक्शन नहीं की जा रही, बल्कि प्रॉफिट मोटिव के लिए प्रोडक्शन की जा रही, दैट इज़ कैश क्रॉप्स। थर्ड वन इज़ लैक ऑफ रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास। रिसोर्सेज की कमी है। देखो, जब फ्लड, अर्थक्वेक की चीज़ें आ जाती हैं इकनॉमी के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, इन चीज़ों के लिए पहले से पता नहीं होता, ये अचानक से आने वाली प्रवृत्तियाँ हैं जिनसे नुकसान हो जाता है इकनॉमी को, हमारी कंट्री को, तो हम उन चीज़ों का कंट्रोल नहीं कर पाते। जब कंट्रोलिंग नहीं होती तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और हमारा जो स्मॉल सेक्शन है फार्मर्स का, जो फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन कर रहे थे, अब वो बड़े बड़े जो टेनेंट्स हैं, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, ज़मींदार हैं, वो उनसे फूड क्रॉप्स की बजाय कमर्शियल क्रॉपिंग करवा रहे हैं। ठीक है, वहाँ भी चेंजेस आ गया। तो रिसोर्सेज जो यूज़ किए जा रहे हैं कमर्शियल के लिए यूज़ किए जा रहे हैं बजाय कि फूड क्रॉप्स के लिए। मोरओवर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही। लाइक इंडियन एग्रीकल्चर वाज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, डिसलिनाइजेशन ऑफ सोइल। डिसलिनाइजेशन क्या होता है? जहाँ इट मीन्स द रिमूवल ऑफ सोल्ट और अदर केमिकल्स फ्रॉम सोइल। टेरेसिंग पता है आपको? जैसे हम शिमला वगैरह जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि खेती की हुई होती है स्टेयर्स की तरह। हमें स्टेयर दूर से हम देखें, अगर बस में बैठे हों, किसी व्हीकल में बैठे, तो हमें दिखता है कि लाइक कुछ स्टेयर्स बनी हुई हैं, तो वो टेरेसिंग होती है, दैट इज़ टेरेसिंग एग्रीकल्चर सिस्टम। तो वो उन चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही। तो रिसोर्सेज की कमी है। फ्लड कंट्रोल की सिचुएशन, अगर फ्लड को कंट्रोल कैसे किया जाए, रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, और इससे हमें नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन द इंडियन एग्रीकल्चर। सम related questions, children listen carefully. The question is, India's economy under the British colonial rule remained fundamentally agrarian. हमारे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम में जो हमारी इंडियन इकनॉमी थी वो बहुत एग्रेरियन सिचुएशन में थी, झगड़ालू सिचुएशन में थी। कॉजेज़ थे उसके कुछ, प्रोडक्टिविटी इसीलिए कम हो रही थी। तो क्या कहोगे आप इसके बारे में? व्हाट विल बी योर आंसर फॉर 1 मार्क? About 85% of the country's population derived livelihood directly or indirectly from agriculture sector. That will be the answer. Second question is, in which part of the country was the Jamindari system of revenue settlement introduced by the colonial government? So the answer is, the Jamindari system of revenue settlement was implemented in the Bengal Presidency. What will be the answer? Where it started? In the Bengal Presidency. Next question is,
What was the main cause of stagnation in agriculture sector under colonial rule? This is the last question of today's lecture, children. What was the main cause of stagnation in agriculture sector under colonial rule? One more question. The stagnation in the agriculture sector was caused mainly because of the various systems of land settlement introduced by the colonial government, which is known as Jamindari system. Clear? Let me repeat the answer. The stagnation in this agriculture sector was caused mainly because of the various systems of land settlement introduced by the colonial government, which is known as Jamindari system. So children, these are the three important questions related to agriculture sector. I hope everything is clear to you. If there is any query, you can ask in the comment box. Stay connected, stay healthy, stay safe at home. Thank you. Have a nice day ahead, children. We will meet in the next video and chapter will remain continue. Bye bye.